इमरान खान साहब ने सारी अपनी पॉलिटिकल लाइफ में एक बात बड़े जोर शोर से की है कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और ताकतवर को कानून के नीचे लाना चाहिए। जो छोटे लोग हैं उनके ऊपर कानून जो है वो लागू होता है और जो बड़े लोग हैं वो कानून से बच जाते हैं। यानी कानून बकड़ी का एक ऐसा जाला है कि उसमें छोटे मोटे जानवर फंस जाते हैं और बड़े जानवर से फाड़ के बाहर निकल आते हैं। तो इमरान खान साहब ने एक मिशन बनाया था कि ताकतवर को मैंने कानून के नीचे लेकर आना है। अगर तो ये छोटे मोटे होटल मालिकान के और जो लोग कमज़ोर हैं उनकी बिल्डिंग्स अगर गिराई जा सकती हैं और तजावज़ात हटाई जा सकती हैं, तो क्या हाजी गुलाम अली साहब और अमीर मुकाम साहब उनके होटलों को भी गिराया जा सकता है ताकि दरियाए सवात को तजावज़ात से पाक किया जा सके और आइंदा किसी हादसे से बचा जा सके। ये गंडापुर साहब का एक बड़ा इम्तिहान है, देखते हैं कि वो इस इम्तिहान में पास होते हैं या नहीं। लोग दावा करते हैं कि उनकी हुकूमत गिर जाएगी, तो उससे पहले उन्हें कुछ तो ऐसा करके जाना चाहिए कि कल को वो कह सकें कि उन्होंने कोई यादगार काम किए थे। नाज़रीन, ने बिजली की कीमत में 35 रुपये ये कहते जी एक टैक्स आता था, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जी हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन दूसरी जगह डकैती मार दी। इन्होंने 35 रुपये का टैक्स जो ये पीटीवी वाला था ये हम ख़त्म कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। पीटीवी को क्यों पाले लोग? पीटीवी को देखते ही नहीं लोग। जिन लोगों के घरों में मीटर लगे हुए हैं पीटीवी को तो देखते ही कोई नहीं है। शादो नादर कोई शख्स पीटीवी को देखता है, लेकिन पीटीवी को पालने के लिए टैक्स पूरे पाकिस्तान से ये ले रहे हैं और कई दहाइयों से ले रहे हैं। तो वो टैक्स जैसे ही खत्म होता है तो साथ ही जनाब पता चलता है कि जो गैस का मीटर है उसके ऊपर फिक्स्ड चार्जेस लगा दिए गए हैं। ये डिफरेंट खबरें मेरे साथ खुली हुई हैं सामने। जो फिक्स्ड चार्जेस लगाए गए हैं गैस के ऊपर, वो 50% तक उनमें इजाफा कर दिया गया। आप अंदाजा करें, यानी जो 1000 दे रहा था वो 1500 रुपया दे रहा, यहां 35 रुपये कम करके वहां 500 रुपये बढ़ा दिया गया, वहां 50% तक का इजाफा कर दिया गया। यहां पे एक छोटा सा रिलीफ और वहां पे एक बहुत बड़ी डकैती। यह हुकूमत ऐसे वारदातें डालती है, यानी एक जेब आपकी जो है उसको छोड़ती है कि जनाब हम आपकी जेब नहीं काट रहे और बाकी 4 जेबें आपकी काट लेते हैं। ऐसी तबाही फेरी। इन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया और एनर्जी के ऐसे मंसूबे लेकर आए कि 1 यूनिट अगर पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तानी 3 यूनिट्स के पैसे देता है। यानी अगर 100 यूनिट इस्तेमाल किए तो आपको 300 यूनिट के पैसे इसलिए देने पड़ेंगे कि इन्होंने घटिया तरीन आईपीपीस के मुआहदे किए हैं। और करने वाला कौन है? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। इनके दौर के मंसूबे आज भी पूरे पाकिस्तान के गले पड़े हुए हैं। बिजली बनाने की कैपेसिटी ज्यादा है, इस्तेमाल थोड़ा है, और अगर इस्तेमाल नहीं भी करना फिर भी आपने जिसको इस्तेमाल नहीं करना उसके पैसे आपने देने। ये मुआहदे इन्होंने किए हैं पाकिस्तान के अंदर। नाज़रीन, रुपए की कदर भी बहुत तेजी से गिर रही है। इस हवाले से मेरे पास एक खबर है, अभी आप गूगल करके देख ले। ये कोई ग्लिच भी हो सकता है सिस्टम का, लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूँ ये बड़ा अजीब है। कुछ लोगों ने इसको ट्वीट भी किया और इसको शेयर किया है। गुज़िश्ता चंद दिनों में बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में रुपए की कदर गिरी है। डॉलर की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। इसी तरह जो पाउंड है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आप आदादो शुमार देखें तो एकदम से ये पिछले एक हफ्ते में ट्रेंड आया है और पाकिस्तान के अंदर जो है वो इनकी कदर गिरी है रुपए की। यानी 283.49 रुपीज़ का जो है वो अब एक हो गया है डॉलर। ये बहुत महंगा हो गया है डॉलर। और अगर आप चले जाएं पाउंड पे तो पाउंड की कीमत भी इसी तरह बढ़ गई है, वो लगभग 390 रुपये के करीब पहुंच गया है। तो ये मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को तोहफा दिया और कहते हैं ये मईशत ठीक हो रही है। भाई, अगर जिस मुल्क की मईशत ठीक हो रही होती है उसके रुपए की कदर बढ़ रही होती है ना। सिंपल फार्मूला है। हमारे रुपए की कदर बढ़ नहीं रही, उस मुल्क में सरमायाकारी आ रही होती है, यहाँ पे सरमायाकारी आ नहीं रही। ये बार बार हर चंद दिनों के बाद ये हुकूमत दावा करती है कि सरमायाकारी आ रही है, सरमायाकारी आ रही है। तो पाकिस्तान में पहुँचता क्या है? अलबैक का चिकन पहुँच जाता है या छोटे मोटे 1-2 मनसूबे पहुँच जाते हैं। और पाकिस्तान को मिलता क्या है? कौन सी सरमायाकारी है जो ये लोग पाकिस्तान के अंदर लेकर आए हैं? झूठे दावे करते हैं ये। सहाफ़ी फहद हुसैन साहब जब शहबाज शरीफ साहब के मुशीर थे तो उन्होंने दावा किया था 2022 के सैलाब के बाद के अरबों डॉलर पाकिस्तान में आने वाले हैं। उनमें से भी कुछ खास नहीं मिल सका। बिलावल ने बड़े बड़े दावे किए कि मैंने इतना पैसा प्लज कर दिया, कहां पे वो पैसा? आज तक नहीं आ सका। दावे और वादे तो ये करते हैं अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट के, और पाकिस्तान में लेकर के आते हैं चाइना का कर्जा, सऊदी अरब का कर्जा, यूएई का कर्जा, IMF का कर्जा, वर्ल्ड बैंक का कर्जा। ये सिर्फ कर्जा लेकर आते हैं और कर्जों से कभी भी आप तरक्की नहीं कर सकते। कर्जों से आप गुजारा कर सकते हैं, धक्का लगा सकते हैं, कर्जों से आप तरक्की नहीं कर सकते। ये फार्मूला ही गलत है। मुजम्मल असलम साहब ने भी कहा जनाब कि
ये एंड में पाकिस्तान को मिलता क्या है, अलबैक का चिकन मिल जाता है और कुछ नहीं निकलता है। सरमायाकारी नहीं आ रही पाकिस्तान में, कर्जे आ रहे हैं पाकिस्तान में और लगातार हम कर्जे ही ले रहे हैं, उसके अलावा हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार अली खान साहब से मुलाकात की और बड़े अच्छे माहौल में इनकी दोबारा मुलाकात हुई है। 1 साल पहले भी एक मुलाकात हुई थी, 8 साल पहले अलहदगी हो गई थी चौधरी निसार अली खान की पार्टी से। और वजह उस वक्त क्या थी मैं आपको याद दिला दूं। निसार अली खान साहब कहते थे शरीफ खानदान अपने बच्चों को लॉन्च करके हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, हम इनके बच्चों की गुलामी नहीं करेंगे। नवाज शरीफ अपनी बेटी लॉन्च कर रहा है, शहबाज शरीफ अपना बेटा लॉन्च कर रहा है। तो हम लोग है ना सियासतदान, 35-35 साल से यहाँ जूतियां घिस गई हैं हमारी इन जमातों में। तो इस बात पे इख्तलाफ हुआ था कि इनके बच्चों की चाकरी हमसे नहीं होती। लेकिन अब निसार अली खान साहब मुलाकातें कर रहे हैं। अगर निसार अली खान साहब दोबारा PMLN में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो उनको शरीफों की जो आने वाली पीढ़ी है उसके सामने सरेंडर करना होगा और उनके सामने हाथ बांधकर खड़े होना होगा, जैसे वो शरीफ खानदान के साथ खड़े हुए थे। देखते हैं कि वो अपना मौक़िफ़ बदलते हैं या अपने पुराने मौक़िफ़ के ऊपर डटे रहते हैं कि मैं आप लोगों की तो मैंने कर दी, आपके बच्चों की चाकरी मैं नहीं करूँगा। देखना यह है कि निसार अली खान साहब अपने उस मौक़िफ़ पे कायम रह पाते या कायम नहीं रह पाते। नाज़रीन, नेतन्याहू के खिलाफ बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ और ये मुजाहरा नेतन्याहू के खिलाफ हुआ तिल अल-बैब में। इससे पहले कुछ मनाज़िर दिखाए गए थे, सोशल मीडिया पर डाले गए थे कि नेतन्याहू ने सेलिब्रेशन किए हैं, लोगों के अंदर आया, वहाँ पे कुछ इसराइली इकट्ठे थे, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन वो तादाद बहुत कम थी, लोगों की महदूद तादाद थी और ऐसा लग रहा था कि वो एक स्टेज किस्म का सारा प्रोग्राम है, पहले से तय किया हुआ है। लेकिन अभी लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले तिल अल-बैब में और वो नेतन्याहू को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं अपनी तबाही के लिए और जो कुछ भी हुआ उस सारे के लिए। तो नेतन्याहू के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके ऊपर जो है वो करप्शन के मुकदमात भी हैं और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि हम इसराइल की इमदाद बंद कर देंगे अगर नेतन्याहू को सज़ा दी गई तो नेतन्याहू को वो कहने की माफ़ी दे दें। अंदाज़ा करें आप कैसी टका के सीधी सीधी सपोर्ट आ रही है अमेरिका से कि भाई ये बंदा हमें पसंद है, इस बंदे के केस माफ़ कर दो, इसकी करप्शन की हुई है तो छोड़ दो इसको इसके बावजूद, और अगर आपने इसको ना छोड़ा तो हम आपकी इमदाद बंद कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप बहुत स्ट्रेट अवे आ गए हैं, बड़ी स्ट्रेट उन्होंने बात की है। ईरान ने नाज़रीन एक पंगा डाल दिया और ये बड़ा पंगा है। ईरान ने IAEA को मुआयना कराने से इनकार कर दिया। ये एक एटमी एजेंसी जो ये देखती है कि एटमी तनसीबात के हवाले से ये अपनी रिपोर्ट जमा करवाती है कि कोई मुल्क एटम बम बना रहा है या नहीं बना रहा, तो ये चेक करते रहते हैं, मुआयना करते रहते हैं। ईरान ने पहले मुआयने कराए भी हैं, ईरान बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करता था, लेकिन इसराइल और अमेरिका के हमलों के रद्द-ए-अमल के तौर पे ईरान के अंदर ये सोच डेवलप हुई और फिर उनकी पार्लियामेंट ने ये फैसला भी कर लिया कि अब हम कोऑपरेट नहीं करेंगे इस मामले में। लिहाजा रद्द-ए-अमल के तौर पे उन्होंने कहा जी हम IAEA को मुआयना नहीं करवाएंगे। इस पर अमेरिका ने भी वार्निंग जारी कर दी है और वो ईरान को कह रहे हैं कि आप मुआयना करवाएं, आपको ये करवाना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान ने जिन जिन साइट्स के ऊपर अमेरिका ने और इसराइल ने हमला किया था वहाँ पे दोबारा से तामीर नौ का काम शुरू कर दिया है, जो नुकसान हो गया उसको ठीक कर दिया है। जबकि IAEA के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि ईरान के पास ये सलाहियत अभी भी मौजूद है कि वो चंद महीनों में यूरेनियम को एटमी धमाके के काबिल बना सकता है। यानी यूरेनियम को अफसूदा किया जाता है या उसकी एनरिचमेंट की जाती है, या सादा अल्फाज में कहेंगे यूरेनियम को तगड़ा करते हैं, एक स्पेशल प्रोसीजर है पूरा एक सेंट्रीफ्यूजेस के ज़रिए से, और उसके बाद यूरेनियम इस काबिल हो जाती है कि वो एटमी धमाका करने वाला एक मवाद बन जाता है और एटमी धमाका हो सकता है। अब ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ईरान ये महीनों में कर सकता है, ये बात IAEA ने कही है, ये उनका दावा है। बहरहाल फ़िलहाल तो ईरान मुकर गया, उन्होंने कहा जी कि अब हम किसी किस्म की कोई भी कोऑपरेशन इसमें नहीं देने जा रहे।